Assalamualaikum dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with lecture number 14 of General and Molecular Genetics. In this lecture, we are going to discuss about the analysis of human pedigrees. ठीक है, pedigrees क्यों ड्रॉ की जाती हैं? इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन्स किस तरह इनहेरिट करते हैं, पर्टिकुलर ट्रेड्स जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है, वो ऑटोसोमल ट्रेड्स हैं, सेक्स लिंक ट्रेड्स हैं जो पर्टिकुलर फैमिलीज में जो है वो रन हो रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए। और उसके अलावा डिफरेंट जो है वो फिनोटिपिक डाटा ऑब्टेन किया जाता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और उसको जो है वो प्रॉपर अरेंज करके जो है वो पेडिग्रीज बनाई जाती हैं। और फिर पेडिग्रीज को फर्दर ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि वो ट्रेड्स डोमिनेंट थे या रिसेसिव थे, ऑटोसोमल थे या सेक्स लिंक थे, ये जो है एनालाइज जो करने के लिए जो है वो हम पेडिग्रीज यूज करते हैं। इस लेक्चर के जो है वो हम पेडिग्री एनालिसिस को जो है वो 2 लेक्चर्स में लेके चलेंगे, ठीक है। हाफ जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे यानी लेक्चर नंबर 14 में, और हाफ पेडिग्री एनालिसिस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 14 में जो है वो हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन है पेडिग्री एनालिसिस का, ठीक है। उसके बाद हम पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी की टर्म्स को डिस्कस करेंगे, फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ किया जाता है कंप्लीट, कन्वेंशनल सिंबल्स जो कि पेडिग्री नॉमेनक्लेचर भी हम जिसे कहते हैं, ठीक है, पेडिग्री को ड्रॉ करने के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, हाउ पेडिग्रीज आर यूजफुल, इनहेरिटेंस पैटर्न्स कितनी तरह के होते हैं, और उनमें से 2 जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, और उनकी पेडिग्रीज कैसे ड्रॉ की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है? पूरी की पूरी फैमिली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, जीन्स को ट्रैक करने के लिए, पर्टिकुलर ट्रेट्स को जो है वो ट्रैक करने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो रही है किसी भी फैमिली में, ठीक है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री को जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ पेडिग्री, ठीक है। और चाहे वो जो भी जीन है जिसे हम डिस्कस करें वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है, जिस भी डिजीज्ड जीन का या म्यूटेंट जीन का पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, ये सब डिस्कस करने के लिए जो है वो पेडिग्रीज ड्रॉ की जाती हैं, बनाई जाती हैं। और डोमिनेंट और रिसेसिव इफेक्ट भी जो है वो इससे चेक किया जा सकता है कि कौन सा जीन जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में इनहेरिट हो रहा है और डिजीज़ काज कर रहा है, और कौन सा जो है वो रिसेसिव कंडीशन में डिजीज़ कंडीशन शो कर रहा है। फिर हम बात करते हैं पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी की। जब भी हम बात करते हैं कि कोई जीन जो है कोई जीनोटाइप फिनोटाइप की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, यानी कि कोई जीन अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो उसे हम पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहली बात पेनिट्रेंस हमारे पास क्या है कि पेनिट्रेंस में वो करेक्टर जो भी जो है उस जीन का रिस्पॉन्स या फिनोटाइप, ठीक है, वो कितनी जो है वो अपीयर हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपल से डिस्कस करें तो लीथल एलीज में हमने ब्रेकीडेक्टिली की एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें स्केलेटल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, कभी हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है, कभी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है डिजिट्स में। फॉर एग्जांपल मोर स्पेसिफिकली अगर हम सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स की बात करें या टोज की बात करें, हैंड्स और फीट की डिजिट्स की बात करें, तो उसमें जो है वो ब्रैकेडिक्टिली की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ डिफॉर्मेशंस आती हैं या उनके नंबर में जो है वो चेंज आ जाता है, एक्स्ट्रा डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पेनिट्रेंस के केस में हम क्या कहेंगे कि आपने देखा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो सेम ट्रेड शो नहीं होता ब्रैकेडिक्टिली का, ठीक है, किसी का कोई डिजिट जो है वो डिफेक्टेड होता है, किसी के किसी हैंड के डिजिट के साथ या किसी फीट के डिजिट के साथ जो है वो एक्स्ट्रा अटैच होता है डिजिट, ठीक है। तो जब हमने बात की थी कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना रिस्पॉन्स शो करती है, यानी कि जब एक डोमिनेंट एलील इनहेरिट होकर आती है, ठीक है, तो उसका डिफरेंट काइंड ऑफ पेनिट्रेंस है उसकी डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, ठीक है। किसी इंडिविजुअल में जो है वो कंप्लीट सारे के सारे डिजिट्स डिफेक्टेड हो सकते हैं, किसी में 1-2 और किसी में बिल्कुल भी जो है वो इफेक्ट शो नहीं होता, ठीक है। तो उसका इफेक्ट डिपेंड करता है जेनेटिक फैक्टर्स पे तो डिपेंड करता ही है, उसके साथ साथ जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो पेनिट्रेंस का मतलब है कि कोई भी जो फिनोटाइप है वो कितनी अपीयर हो रही है, ठीक है, किसी भी जीन की फिनोटाइप जो है वो पर्टिकुलर कितनी अपीयर हो रही है, कितने इंडिविजुअल्स में हो रही है, कितने में नहीं हो रही, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल अब पेनिट्रेंट एलील, यानी कि जो पेनिट्रेट हो चुकी है अब फर्दर उसने फिनोटाइप शो की है, अब वो फिनोटाइप एक्सप्रेशन जो है वो भी रेंज करता है, ठीक है।
रेंज है कि किस में जो है वो कितना फिनोटाइप में डिफेक्ट आ रहा है और किस में कितना आ रहा है, ठीक है। पेनिट्रेंस में बात है कि वो शो हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है वो करेक्टर या नहीं हो रहा, और एक्सप्रेसिविटी में उसकी कंप्लीट रेंज है कि कितना जो है वो डिफेक्ट आएगा, यानी कि थोड़ा सा डिफेक्ट आएगा या बड़े लेवल पे भी जो है वो फिनोटाइप में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बिकॉज इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक करेक्टर्स नहीं, फिनोटाइप की डिटर्मिनेशन को हमेशा जो है वो जेनेटिक इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रोल करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे हैं पेडिग्रीज की, ठीक है, कि पेडिग्रीज क्यों ड्रॉ की जाती हैं, जीन्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए, ठीक है, डिजीज़ कैसे जो है वो इनहेरिट हो रही हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि फैमिली ट्रीज ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। फैमिली ट्रीज पूरा का पूरा जो है वो फैमिली ट्री ड्रॉ किया जाता है कि कितने इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, कितनी जो है वो मैरिज लाइन्स हैं, यानी कि कितने लोग जो हैं वो किस तरह से मैरिड हैं, ठीक है, जिनके दरमियान जो है वो क्रॉस हो चुका है। बिकॉज हम जो है वो ह्यूमंस के केस में पेडिग्री ड्रॉ करते हैं तो ये सारा कुछ नेचुरल है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है। पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड इंडिविजुअल है जिससे स्टार्ट की जाती है पेडिग्री, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर जो है हमारा केस अंडर स्टडी होता है, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट नेचुरल फैमिली हिस्ट्री को जो है वो स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी जो है वो एज्यूम नहीं होता बल्कि नेचुरल ही होता है, ठीक है। फिर जब भी हम पेडिग्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसके सिंबल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो सिंबल्स जो किसी भी पेडिग्री को ड्रॉ करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल जो है वो क्या इंडिकेट करता है, ताकि जब हम किसी भी पेडिग्री को देखें तो हम अंडरस्टैंड कर सकें कि उसके पीछे जो है वो कंप्लीट फिनोमिना क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स हैं, हम डायग्राम से जो है वो एक ही दफ़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स जो हैं वो क्या डिपिक्ट करते हैं। ये है जी हमारे पास पेडिग्री नोमेनक्लेचर, जिसमें हमारे पास जो है वो कन्वेंशनल सिंबल्स दिए गए हैं जो किसी भी ह्यूमन पेडिग्री को डिपेक्ट करते हैं और नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फीमेल विदाउट अ डिजीज करेक्टर, ठीक है, उसे हम सिंपल सर्कल से शो करेंगे, और नॉर्मल मेल को स्क्वायर से, ठीक है। और नॉर्मल इंडिविजुअल जिसका सेक्स अननोन है, यानी कि हमें नहीं पता वो मेल है या फीमेल, उसे हम डायमंड शेप से शो करते हैं, ठीक है जी। और अगर हमारे पास जो है फीमेल ऐसी है विद द फिनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट, से मतलब है जी कि जिस डिजीज़ को या जिस पर्टिकुलर ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो म्यूटेंट कंडीशन में जब हम उसे स्टडी कर रहे हैं तो वो जो डिजीज कंडीशन है वो हमारे पास जी कलर्ड जो सर्कल है उससे फीमेल को शो करेंगे। कलर्ड स्क्वायर होगा तो मेल विद द फिनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट, और अगर कलर्ड डायमंड शेप है तो सेक्स अननोन है लेकिन फिनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है जी। फिर अगर हम बात करते हैं मोर स्पेसिफिकली, जब हम डिफरेंट डिजीज़ को ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में जो है वो बहुत सारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें हमने कैरियर्स की टर्म जो है मोर फ्रिक्वेंटली यूज़ करते थे। कैरियर्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि डिजीज़ को कैरी तो करते हैं लेकिन खुद ही वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, साइलेंटली वो डिजीज़ को कैरी करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रेट पास ऑन करते हैं। मोस्टली जो है ये हेट्रोजाइगोस कंडीशन होती है, ठीक है। तो अगर फीमेल हेट्रोजाइगोस है और कैरियर है फॉर द रिसेसिव एलील तो हम उसे जो है वो हाफ फिल्ड सर्कल से, अगर मेल है तो हाफ फिल्ड स्क्वायर से, ठीक है जी। अगर जो है वो किसी भी किस्म की स्टिल बर्थ है या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है तो उसे हम जो है वो इस तरह से स्मॉल ब्लैक सर्कल से शो करते हैं, ठीक है। और मेटिंग लाइन को यानी कि मैरिज लाइन को हम शो करने के लिए जो है वो मेल और फीमेल और मेल के दरमियान जो है वो सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर दिस मेटिंग और मैरिज इज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव और कजनजेनियस मैरिज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बिटवीन कजन्स, कजन्स मीन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है। तो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के दरमियान जो मेटिंग लाइंस हैं या मैरिजेस हैं उसे हम डबल लाइन से जो है वो शो करते हैं बिटवीन सर्कल एंड स्क्वायर, बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है जी। अब जितने भी जो है वो फर्दर इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे इन पेरेंट्स के, तो उसे हम शो करते हैं जी एक सिंगल वर्टिकल लाइन के साथ वो ज्वाइन करते हैं इस मैरिज लाइन को, मेटिंग लाइन को, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इस तरह शो की जाती है जितने भी मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन में आए हैं, ठीक है। और फर्स्ट बॉर्न यानी कि यहाँ से जो है वो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट ऑफस्प्रिंग होगा जो इन पेरेंट्स के पास आया, ठीक है, और ये सेकेंड ऑफस्प्रिंग, थर्ड ऑफस्प्रिंग, फोर्थ ऑफस्प्रिंग अप टू सो ऑन, ठीक है। इस जो है वो डायरेक्शन में हम लिखते हैं, हमेशा ड्रॉ करते हैं।
उसके अलावा जैसे हम क्रॉसेस ड्रॉ करते वक्त हर जनरेशन का नंबर मेंशन करते थे, ऐसे यहाँ पे जो है हम रोमन न्यूमेरल्स में नंबर मेंशन करेंगे जनरेशन का। फॉर एग्जांपल दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन आ गई है हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स की, तो इसे हम नंबर 2 यानी कि रोमन न्यूमेरल 2 से मेंशन करेंगे, ठीक है जी। जो डिजीज्ड इंडिविजुअल है अगर तो वो फीमेल है यानी कि जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमने सबका जो है वो इंडिकेट करना ज़रूरी होता है फैमिली ट्री में, चाहे जो है वो एंसेस्टर्स जो है उनमें से कुछ की डेथ हो चुकी हो, ठीक है, लेकिन हम जो है वो शो करेंगे, ड्रॉ करेंगे पेडिग्री में। जो डिजीज्ड फीमेल को जो है वो हम इन मेथड से, जबकि मेल के केस में हम स्क्वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्विंस को शो करने के लिए हमारे पास ये मेथड है जी, एक ये मेथड है कि जो डायजाइगोटिक ट्विंस है यानी कि जो दो जाइगोट से बनते हैं, दो डिफरेंट जाइगोट से नॉन आइडेंटिकल, उनको इस तरह शो करते हैं। और जबकि जो वन एग यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस, उनको इस तरह जो है वो हैंगिंग वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, डायरेक्ट अटैच नहीं करते। जो हमारे पास मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उसको मेंशन करने का पेडिग्रीज में एक और मेथड भी है जो हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। फर्दर हम कुछ और सिंबल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे हम लास्ट स्लाइड पे ट्विंस की बात कर रहे थे, तो डायजाइगोटिक ट्विंस जो कि नॉन आइडेंटिकल हैं उन्हें तो हम, ठीक है, इसी तरह से शो करते हैं। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक है यानी कि जो एक जाइगोट से बन रहे हैं, जिनका जो सेक्स है बोथ ऑफस्प्रिंग्स का, बोथ ट्विंस का नेसेसरली सेम ही होता है हमारे पास, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द डिवीजन ऑफ अ सिंगल जाइगोट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इन्हें जो है वो पेडिग्री में मेंशन करने का एक और मेथड है, ठीक है। लास्ट मेथड हमने देखा था कि वर्टिकल लाइन से हैंग कर देते थे और बाकी का सारा सेम मेथड था, लेकिन एक मेथड ये भी है कि चूंकि ये आइडेंटिकल हैं तो इन्हें आइडेंटिकल शो करने के लिए ऐसे हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इसके अंदर जो दो नई बातें और हैं वो ये कि लास्ट में हमने देखा फीमेल को स्क्वायर से शो कर रहे थे लाइन के साथ, तो जो मेल डेड होगा उसको स्क्वायर से शो करेंगे, फीमेल को हम शो कर रहे थे सर्कल से, ठीक है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि सर्कल से जो है वो फीमेल को शो किया गया है, सर्कल पे लाइन ड्रॉ करके जो कि डिजीज्ड या डेड है, ठीक है, और मेल्स के केस में स्क्वायर पे लाइन ड्रॉ करके, ठीक है जी। तो उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कैरियर्स को जो कि हेट्रोजाइगोट्स हैं, ठीक है, यानी कि एक उनके पास डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है। मेल के केस में हाफ फिल्ड स्क्वायर और फीमेल के केस में हाफ फिल्ड सर्कल। ये जो कैरियर्स हैं ये ऑटोसोमल जीन्स के लिए हैं, क्योंकि मेल्स जो हैं वो कभी भी सेक्स लिंक जीन्स यानी कि एक्स लिंक जीन्स के लिए कैरियर नहीं हो सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करते हैं। इसलिए एक्स लिंक्ड जो हमारे पास कैरियर्स हैं उसे हम दूसरे मेथड से शो करते हैं जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। तो फीमेल ही जो है वो एक्स लिंक कैरियर हो सकती है, बिकॉज फीमेल इनहेरिट 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर, ठीक है जी। तो लेकिन मेल ऑफस्प्रिंग जो है वो एक ही एक्स क्रोमोसोम की कॉपी इनहेरिट करता है मदर से, और वो कभी भी जो है वो कैरियर नहीं हो सकता, उसके पास जो जीन आएगी वो ही अपना इफेक्ट शो कर देगी। फीमेल्स के केस में जो एक्स लिंक कैरियर्स हो सकती हैं उन्हें हम जो है वो सर्कल के अंदर एक डॉट से शो करते हैं, ठीक है जी। ये फर्दर डिटेल अवेलेबल है, रिटन है उसी चीज़ की जो हम सारे के सारे पीछे फिगर में डिस्कस कर चुके हैं। Once again, to revise, the relationship line or the mating line or the marriage line between two parents is represented by this line, ठीक है। ये जो vertical line है ये indicate करती है line of descent, ठीक है, जो कि next generation की तरफ proceed करता है। और नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो इंडिविजुअल्स जो है वो जितने भी हैं सिंगल लाइन से कनेक्टेड होंगे, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, ठीक है। और जो लाइन हॉरिजॉन्टली उन दोनों को आपस में कंबाइन करेगी, ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, उसे हम कहेंगे जी सिबशिप लाइन, ठीक है, या सिबलिंग लाइन। अगर हमारे पास जो है एक और इम्पॉर्टेंट सिंबल है जिसे हम कहते हैं जी प्रोबैंड या प्रोपोसिटस, ठीक है। प्रोपोसिटस इन द केस ऑफ मेल्स एंड प्रोपोसिटा इन द केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है। ये ऐसा पर्सन होगा या ऐसा हम जिसे सिंबल से हम इंडिकेट करेंगे, वो सिंबल सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एरो होगा, ठीक है। वो पॉइंट करेगा किसी इंडिविजुअल की तरफ, वो इंडिविजुअल मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, ठीक है। वो इंडिविजुअल कौन है? दैट इंडिविजुअल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पेडिग्री, ठीक है। उससे शुरू करके कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट फैमिली ट्री ड्रॉ किया गया हो, ठीक है। वो इंडिविजुअल हमारे पास जो है वो प्रोबैंड होता है, ठीक है जी। वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस जेनेटिक स्टडी का, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रेट का जिसको स्टडी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज का जिसको स्टडी किया जा रहा है, ठीक है,
इंडिविजुअल को ही वो डिजीज़ होती है, उसमें वो पर्टिकुलर ट्रेट सबसे पहले स्टडी किया जाता है और उससे जो है फिर फर्दर पूरा का पूरा उसकी फैमिली हिस्ट्री, पूरा फैमिली ट्री ड्रॉ किया जाता है बाय द पर्टिकुलर फिजिशियन और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर, जो भी उसका जो है वो मेडिकल इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है। तो मेडिकल जेनेटिक्स में जो है यूजुअली ये यूज़ की जाती हैं। जैसे देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, अगर हमारे पास जो है वो फीमेल है, पर्टिकुलर फीमेल डिजीज, जिसको वो डिजीज़ है पर्टिकुलर या ट्रेट उसके अंदर शो हो रहा है, तो हम उसे जो है वो प्रोपोसिटा कहेंगे और एरो से जो है वो ऐसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और अगर मेल होगा तो प्रोपोसिटस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अभी एक पेडिग्री है और इसमें से आप खुद कैलकुलेट करेंगे कि कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। कितनी जो है वो फीमेल्स शो कर रही हैं वो ट्रेट जो कि स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। और ट्रेट कैसे कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रेट स्टडी किया जा रहा है? जो इंडिविजुअल जो है वो प्रो बैंड होगा, ठीक है, या प्रोपोसिटा होगा, उससे जो है वो देखकर पता चलेगा ट्रेट अंडर स्टडी कौन सा है, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड जनरेशन में सेकंड ऑफस्प्रिंग है, उसका सेक्स क्या है ये आप आइडेंटिफाई करेंगे इस पेडिग्री से देखकर। हाउ मैनी ऑफस्प्रिंग्स डिड द जनरेशन वन पेरेंट्स हैव, ठीक है, जो जनरेशन वन के पेरेंट्स थे उनके कितने टोटल ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2, 3 एंड 5, यानी कि जनरेशन 2 के अंदर जो 3 और 5 इंडिविजुअल हैं उनमें जो है वो क्या डिफरेंस है, ओके। तो ये जो है वो एक सैम्पल प्रॉब्लम है। फिनोटिपिक रिकॉर्ड इकट्ठा कर कर जब हम पेडिग्री ड्रॉ करते हैं, पूरा का पूरा फैमिली ट्री प्लॉट करते हैं, तो हमें उससे क्या जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। उससे हमें एक तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस का पता चलता है कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस रिसेसिव है, डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, माइटोकॉन्ड्रियल है, क्या है, ठीक है। और उसके अलावा हमें वो जो फिनोटिपिक इंडिविजुअल्स थे पूरी की पूरी फैमिली में जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी जीनोटाइप का भी पता चल जाता है, ठीक है। जब हम प्लॉट करते हैं और पता चल जाता है कि किसके इंडिविजुअल्स जो हैं, जिसके ऑफस्प्रिंग्स में से कोई भी जो है वो डिजीज होता है, तो ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स में से 1 और 2 जो है वो एक या दोनों ही जो है वो कैरियर्स होते हैं, ठीक है, डिजीज भी हो सकते हैं। तो कंप्लीट जो है वो डिटेल्ड स्टडी के बाद जो है वो कंप्लीट पेडिग्रीज ड्रॉ की जाती हैं और उससे हमें जो है वो 2 तरह की मेन इंफॉर्मेशन मिलती है, जीनोटाइप्स एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। अब मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो 2 तरह का मेन जो है वो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। 2 तरह मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव में फर्दर आगे डिवाइड होंगे, ठीक है। अभी के लिए डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो है वो हमारे पास ऐसी जो है वो इनहेरिटेंस होगी जो किसी डोमिनेंट एलील पे बेस करेगी, यानी कि फर्दर जो है डोमिनेंट इनहेरिटेंस के केस में जो डिजीजेज होंगी या पर्टिकुलर ट्रेट्स होंगे वो डोमिनेंट एलील के आने की वजह से, डोमिनेंट एलील के इनहेरिट होने की वजह से जो है वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है वो डोमिनेंट इनहेरिटेंस के जो ट्रेट्स हैं वो हर जनरेशन में जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करते, ठीक है, कोई जनरेशन स्किप नहीं करते, यानी कि हर जनरेशन में हमारे पास जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे ट्रेट्स जो कि हर जनरेशन में प्रेजेंट नहीं होते और वो स्किप भी करते हैं जनरेशन, तो वो हमारे पास जी रिसेसिव इनहेरिटेंस ऐसा क्यों होता है ये हम फर्दर जो है वो आगे डिटेल से देखेंगे। फर्दर जब हम जो है वो मोड ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो हम स्टडी करेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस को, ठीक है। अब ये चारों के चारों कैटेगरीज जो है वो हम 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे कि इनमें जो है वो क्या क्या पैटर्न जो है वो फॉलो होते हैं, ठीक है, और कौन से इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। सबसे पहले है हमारे पास जो इनहेरिटेंस पैटर्न वो है जी ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। द वर्ड ऑटोसोमल इंडिकेट कि ये मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इफेक्ट करेगी, क्योंकि ऑटोसोम्स के ऊपर इसके जो हैं वो जीन्स लोकेटेड हैं इस इनहेरिटेंस की टाइप के, ठीक है जी। तो ये ट्रेट जो है वो ओपन स्किप जनरेशन, उसकी वजह क्या है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये इक्वली जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्ट करता है। जो भी जो है वो नंबर रैंडम होते भी हैं अगर, तो वो चांस इवेंट है, ठीक है, कि मेल इफेक्ट हो रहे हैं या फीमेल, ठीक है, वो चांस इवेंट है कि फर्दर ऑफस्प्रिंग मेल आ रहा है या फीमेल।
इक्वली अफेक्ट करता है बोथ जेंडर्स को, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो है वो मोस्टली कज़न मैरिजेस में जो है वो ये ट्रेड्स जो है वो कॉमन होते हैं, स्पेसिफिकली जो रिसेसिव ट्रेड्स हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि दे आर क्लोज ब्लड रिलेटिव्स। जो कज़न मैरिजेस होती हैं दे आर बिटवीन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो सेम उनका जीन पूल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। और सेम जो है वो जेनेटिक मटेरियल की वंस अगेन दोबारा से रेप्लिकेशन और क्रॉसिंग ओवर्स के रिजल्ट में जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो डिजीज म्यूटेंट एलील्स हैं यानी कि रिसेसिव एलील्स एक साथ आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो ये ट्रेड्स मोस्टली कॉमन होते हैं कज़न मैरिजेस में। ऐसा नहीं है कि होते ही सिर्फ उनमें है, ठीक है। यूजुअली भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं, चांस इवेंट है किसी में भी जो है वो किसी भी तरह से जो है वो ट्रेड इनहेरिट होके आ सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो उस केस में होते हैं कज़न मैरिजेस के केस में, ठीक है। अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो उनके सारे के सारे चिल्ड्रन भी इफेक्टेड होने चाहिए, बिकॉज इफ पेरेंट्स आर इफेक्टेड मीन्स पेरेंट्स आर इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है पेरेंट्स तो फिर वो ट्रेट या डिजीज जो है पर्टिकुलर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स को पास करेंगे, ठीक है। और अगर पेरेंट्स कैरियर हैं, ठीक है, तो वो डिजीज़ शो नहीं करेंगे और फर्दर डिजीज़ पास करेंगे, ठीक है। क्योंकि कैरियर फॉर्म में भी जो है वो एक रिसेसिव एलील जो है वो कैरी करता है इंडिविजुअल, और नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास ऑन भी करता है, ठीक है। तो ट्रेड ऑफन स्किप जनरेशन जो हमने बात की थी उसका यही मतलब है कि स्किप तभी करेगा जनरेशन जब जो है वो कैरियर की फॉर्म में होगा, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। तो डिजीज़ शो तो नहीं होगी जिसकी वजह से जनरेशन स्किप हो जाएगी उस पर्टिकुलर डिजीज़ की, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन होगा। और अगर नेक्स्ट जनरेशन में सेकंड पेरेंट से उसको एक और रिसेसिव एलील मिल जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा जी कि वो जो डिजीज़ है वो अगेन शो हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी पेरेंट्स का एक चाइल्ड अफेक्टेड है, ठीक है, एक चाइल्ड अफेक्टेड होने का मतलब है कि एट लीस्ट उनकी 50% प्रोजनी जो है, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन वुड बी अफेक्टेड। बिकॉज एक चिल्ड्रन भी अगर इफेक्टेड है तो इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट्स एट लीस्ट कैरियर हैं, ठीक है। एट लीस्ट कैरियर हैं और दोनों में से एक जो है वो कंप्लीट डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है, या दोनों भी जो है वो डिजीज़ हो सकते हैं, ओके। और जो समटाइम्स जो है वो ऐसा भी होता है कि इफेक्टेड इंडिविजुअल्स के अनइफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं। तो अनइफेक्टेड पेरेंट्स जो है वो उसी केस में हो सकते हैं कि जब पेरेंट्स क्या है कैरियर्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। और अनइफेक्टेड पीपल विद इन अनइफेक्टेड पेरेंट कैन बी कैरियर, ओके जी। ऑल इफेक्टेड आर होमोजाइगोट्स। इफेक्ट होने के लिए डिजीज कंडीशन के लिए जो है वो होमोजाइगोट होना ज़रूरी है, ठीक है। होमोजाइगोट रिसेसिव इन द केस ऑफ ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस है जो कि रेस्पिरेटरी और लंग डिजीज़ है, ठीक है। जो CFTR जीन है उसकी म्यूटेशन की वजह से होती है और उस जीन का भी जो है वो जीन जो है वो ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है। सेम इज़ द केस विद सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया। यू गाइस आर फेमिलियर विद बोथ डिजीजेस। फिनाइलकीटोन्यूरिया का जो है वो हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमारे पास PAH फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम था, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट था, ऑफ कोर्स ऑटोजोम है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया भी जो है वो ऑटोजोमल ट्रेट है, ठीक है। इसके जीन्स भी ऑटोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। और टे सेक्स डिजीज भी हमारे पास जो है वो एक लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास जो है वो एक एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होता हेक्सोसेमिनेडेज A, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो टे सेक्स डिजीज होती है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न की हैं। वंस अगेन अगर हम पेडिग्री देखते हैं तो जो हमारे पास जितने भी अफेक्टेड होंगे, ठीक है, अफेक्टेड को हम हमेशा जो है वो कंप्लीट सॉलिड कलर से इंडिकेट करते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का होमोजाइगस होना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पास अफेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में दो, तो दोनों ही जो है वो होमोजाइगस हैं, ठीक है। और अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स आर एज्यूम्ड टू बी होमोजाइगस नॉर्मल। और जो अनइफेक्टेड हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये अनइफेक्टेड जो है हमारे पास वो होमोजाइगस नॉर्मल है, दिस एंड दिस। ये हमारे पास अनइफेक्टेड नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे पास जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इट मीन्स दे आर कैरियर, ओके। और कजिन मैरिजेस में जो है, कजिन मेटिंग्स में जो है ये मोस्टली इन्वॉल्व होती है ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस
पैटर्न्स, ठीक है, मोस्टली जो है वो इफेक्टेड चाइल्ड आ सकते हैं। उसकी वजह यही है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कि देर आर मोर चांसेस कि दो हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल जो है वो फर्दर कंबाइन कर जाएं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी प्रोजनी जो है वो इफेक्टेड होगी, कंप्लीट जो है वो डिजीज़ शो हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली कॉमन है उनमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो ये केस उन कज़न मैरिजेस में ही एग्जिस्ट करे, नॉर्मल मैरिजेस में भी जो है वो ये केस एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं जी PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया की। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी हमारे पास एक ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का पैटर्न है, ठीक है। ऑटोजोमल रिसेसिव मींस के डिजीज कंडीशन के लिए दोनों की दोनों रिसेसिव अलील्स का होना ज़रूरी है, और वो अलील्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, ऑटोजोम्स के ऊपर। पेरेंट्स की अगर बात करें कि दोनों के दोनों पेरेंट्स ही क्या है, कैरियर्स हैं। मेल पेरेंट भी कैरियर है फॉर द फिनाइल कीटोन्यूरिया, और फीमेल पेरेंट भी जो है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए कैरियर है। फर्दर उनके ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5 ऑफस्प्रिंग्स हैं हमारे पास, जिसमें से हमारे पास 2 ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो डिजीज्ड हैं। 2 ऑफस्प्रिंग्स डिजीज्ड हैं, यानी कि उन्होंने जो है वो दोनों पेरेंट्स से कौन सी जो है वो अलील्स इनहेरिट किए हैं, जो कि रिसेसिव अलील्स थे, ठीक है। और जो हमारे पास दो इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग नॉर्मल है, और वो नॉर्मल इसलिए है कि उसने दोनों की दोनों डोमिनेंट एलील्स इनहेरिट की हैं, ठीक है। और जो हमारे पास कैरियर्स हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील इनहेरिट की है दोनों पेरेंट्स से, ठीक है। तो फर्दर जब वो देखें आप कि जो हमारे पास डिजीज्ड फीमेल चाइल्ड आया है, फर्दर जब वो मेट करेगा किसी नॉर्मल मेल से, तो भी देर आर चांसेस कि वो अपनी जो है फर्दर प्रोजनी को जो है वो डिजीज 50% जो है वो कैरियर प्रोजनी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो कंप्लीट पेडिग्री हम ड्रॉ करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली जनरेशन जो है, इस जनरेशन में भी कोई डिजीज इंडिविजुअल नहीं है और इसमें भी नहीं है। इस जनरेशन में है, जनरेशन नंबर 2 में। और अगर हम फर्दर प्लॉट करें जनरेशन नंबर 4, तो उसमें भी देयर आर इक्वल चांसेस कि अगर जो फर्दर जिस इंडिविजुअल से मेट करेंगे ये वाले ऑफस्प्रिंग्स, वो अगर कैरियर भी हैं, तो देयर आर इक्वल चांसेस कि दोबारा से डिजीज शो होगी, ठीक है। तो जो हमने बात की थी ट्रेट्स ऑफन स्किप्स अ जनरेशन, वो यही बात थी, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होना ज़रूरी है डिजीज़ के लिए, कैरियर फॉर्म में डिजीज़ शो नहीं होती, इसलिए कैरियर वाली सिचुएशन में जो है वो डिजीज़ शो नहीं होगी, तो ट्रेट विल स्किप अ जनरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। एज द नेम इंडिकेट्स के पहली बात तो इसके जो जीन्स एलील्स हैं वो सब प्रेजेंट हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर या ऑटोसोम्स के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात कि डिजीज़ काज करने के लिए डोमिनेंट एलील का होना ज़रूरी है, और एक भी डोमिनेंट एलील जो है वो डिजीज़ काज कर सकती है, ठीक है। यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो है वो इंडिविजुअल्स डिजीज फॉर्म जो है वो शो करेंगे, ट्रेट शो करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रेट स्किप नहीं हो सकता, बिकॉज हेट्रोजाइगस फॉर्म भी जो है वो डिजीज शो कर रही है, इसकी वजह से ट्रेट शुड नॉट स्किप जनरेशंस, ठीक है। जनरेशन स्किप करने का केस सिर्फ तभी हो सकता है कि जब एक्सप्रेशन ना हो उस पर्टिकुलर एलील का, ठीक है। इनहेरिट वो करेगी, ठीक है, डिजीज फॉर्म इनहेरिट करेगी, और कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होती मोस्टली, ठीक है। अब जी हम क्या बात करते हैं, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो है वो डिजीज है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक भी इफेक्टेड पर्सन है दोनों के दोनों पेरेंट्स में से, ठीक है, एक इफेक्टेड है और एक अनइफेक्टेड है, ठीक है। चूंकि जो इफेक्टेड है वो हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर मिनिमम 50% चांसेस दैट देयर ऑफस्प्रिंग्स शुड बी इफेक्टेड, ठीक है, कि कम से कम चांसेस भी क्या हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 100% भी जो है वो इफेक्टेड हो सकते हैं। 100% इफेक्टेड कब हो सकते हैं कि जब जो इफेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसके पास दोनों के दोनों जो है वो डोमिनेंट एलील्स हो, ठीक है। तो फिर वो सारे के सारे फर्दर अपने ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो डोमिनेंट एलील ज़रूर इनहेरिट करेगा, चाहे वो दूसरे पेरेंट से जो है वो नॉर्मल एलील इनहेरिट कर भी लें, फिर भी जो है वो डोमिनेंट के इफेक्ट की वजह से ऑफस्प्रिंग्स जो है वो क्या होंगे, डिजीज होंगे और ट्रेट शो करेंगे, ठीक है। और बिकॉज ऑटोसोमल है, इसलिए मेल्स और फीमेल्स दोनों में जो है वो इक्वली कॉमन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एंड्रोप्लेजिया और हंटिंगटन डिजीज जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं, और हंटिंगटन डिजीज से जो है वो आप लोग फेमिलियर हैं। लीथल एलील्स में जब हमने डोमिनेंट एलील्स स्टडी की थी, तो वहाँ पे जो है वो हंटिंगटन डिजीज की जो है वो कंप्लीट डिटेल हमने डिस्कस की थी।
ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं तो इफेक्टेड पर्सन्स जो हैं दे आर एज्यूम टू बी हेट्रोजाइगोट्स के हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो है वो डिजीज़ शो होगी, ठीक है। किसी एक डोमिनेंट एलील के इनहेरिट होने की वजह से भी जो है वो डिजीज़ या ट्रेट जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में शो होगा, ठीक है। ऑल द अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जितने भी हमारे पास फिर अनइफेक्टेड इंडिविजुअल्स बचेंगे, ठीक है, जिनमें वो ट्रेट नहीं होगा, डिजीज़ नहीं होगी, तो इससे हम जो है वो डिपिक्ट कर सकते हैं कि वो सारे के सारे होमोजाइगस होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव अलील का केस ही वो केस है जिसमें जो है वो डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेट शो नहीं होगा। एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके एग्जाम्पल्स है जी कॉन्ड्रोप्लेसिया और हंटिंगटन डिजीज। कॉन्ड्रोप्लेसिया जो है वो एक बोन डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें बोन कार्टिलेज जो है वो बोन में चेंज नहीं होती, ठीक है, इससे जो है वो रिलेटेड बोन का डिसऑर्डर है। और हंटिंगटन डिजीज जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ये ब्रेन का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो हंटिंगटन डिजीज का ही केस हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हंटिंगटन डिजीज़ का केस है जी, हमने उसके जो है जब लीथल एलील्स में भी स्टडी किया था तो हमने देखा था कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो है वो डोमिनेंट एलील लीथल है, ठीक है। लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो उसका ऑनसेट जो है वो लेट है, एडल्ट ऑनसेट है, 30-40 की एज में जो है वो जाके शो होता है। हेंस दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस बिफोर दैट टाइम, कि जब उनको ट्रेड शो हो वो उससे पहले ही जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पेरेंट्स, ठीक है। अब देख रहे हैं आपके नॉर्मल फादर है जबकि हंटिंगटन मदर है, ठीक है। फर्दर अगर हम इनके ऑफस्प्रिंग्स देखें तो 4 ऑफस्प्रिंग्स में से जो है वो 50% हमारे पास जो है वो हंटिंगटन वाले हैं और 50% क्या है, नॉर्मल। चूंकि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, इसलिए जो है वो ये डिपेंड करता है ऑटोसोम्स पे और सेक्स स्पेसिफिक नहीं है, एक्स और वाई क्रोमोसोम स्पेसिफिक नहीं है। फर्दर अगर बात करें तो देखें अगर नॉर्मल ये हंटिंगटन मेल ऑफस्प्रिंग जो है वो नॉर्मल फीमेल से भी मेट करता है तो भी जो है वो चांसेस हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करे, हंटिंगटन ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जबकि सिर्फ और सिर्फ किस केस में हंटिंगटन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा, दैट इज द केस ऑफ बोथ होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स इन बोथ पेरेंट्स, ठीक है जी। तो ये तो हो गई इसकी पेडिग्री, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न। दूसरी बात हमने देखी थी ट्रेट डू नॉट स्किप जनरेशन। तो आप देख रहे हैं जनरेशन 1 हो चाहे जनरेशन 2 हो चाहे जनरेशन 3 हो, ठीक है, डिजीज इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज जो है वो हमने कवर किया पेडिग्री एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स जो यूज़ किए जाते हैं फैमिली ट्रीज को ड्रॉ करने के लिए, पेडिग्रीज को ड्रॉ करने के लिए, देयर यूज़। और उसके बाद हमने जो है वो इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करना स्टार्ट किया है, जिसमें से हम 2 टाइप्स जो है वो आज डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे पास है जी ऑटोजोमल इनहेरिटेंस की दोनों टाइप्स, ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। बाकी का जो सारा लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम जो है वो फर्दर लेक्चर नंबर 15 में पेडिग्री एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे, और जितना भी जो है वो इसका टॉपिक रिमेनिंग है वो लेक्चर नंबर 15 में कवर होगा। थैंक यू सो मच।